यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर अपना अगला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, यूनिट 12, ठीक है, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगेन ये आपका फिजिक्स का ही यूनिट रहेगा, ठीक है। पहले हम लोग 2 यूनिट फिजिक्स की करेंगे, देन 2 यूनिट हम लोग केमिस्ट्री की करेंगे, ठीक है। तो द्रव्य के सामान्य गुण हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जो ये वाला जो टॉपिक है, अब ऐसा नहीं है कि बहुत बेसिक ये पूछने वाले हैं। बेसिक आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 7th में भी ये चीज़ें आती है। एनसीईआरटी की साइंस बुक में आपने देखा होगा, जहाँ पर आप द्रव्य की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब हमसे जो पूछा जा रहा है ना, हमसे कुछ नई चीज़ें ये पूछ रहे हैं, जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। मतलब इन्होंने स्टार्टिंग की 1 से लेकर 8 यूनिट आपको अकेले फिजिक्स की क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक की मैं बात करूं तो 1 से लेकर 8 यूनिट उन्होंने अकेली आपकी एक यूनिट बना दी। वो हमने बहुत अच्छे से और सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली विथ न्यूमेरिकल्स। तो आज अपनी नई यूनिट स्टार्ट हो रही है। अभी अपन सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे और इवनिंग वाली क्लास में इसके एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। कुछ एमसीक्यूज बेसिक जो है वो अभी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट सारे प्रिपेयर हो जाए, नोट्स प्रिपेयर हो जाए, और इसके बाद अपन शाम वाली क्लास में सारे एमसीक्यूज ले लेंगे, ठीक है। तो देखो, ये आपका पूरा यूनिट 12 जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, एक बार सिलेबस देख लेते हैं। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में, इस यूनिट में आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जहां से आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। इसका कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप कोर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स के अंदर भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो देखो, इसका नाम है द्रव्य के सामान्य गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें ठोस में प्रत्यास्थता और विकृति, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, ये चीजें आप समझेंगे, है ना। तरल में दाब, दाब पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, उत्प्लावकता क्या होती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, श्यानता, स्टोक्स का नियम, सीमांत वेग, बर्नौली प्रमेय, इसके अनुप्रयोग, केशिका उन्नयन, पृष्ठ तनाव क्या होता है, ठीक है। अगर कुछ चीजें आपने सुन रखी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल मोस्ट कॉमन प्रिंसिपल होता है, वो चीज आपने सुन रखी होगी। तो आज यहाँ तक अपन टॉपिक कवर करेंगे। आज की क्लास में ठोसों में प्रत्यास्थता से लेकर जो स्टोक्स का नियम है वहां तक अपन कंप्लीट कर लेंगे, और कुछ बेसिक एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे। कल सुबह वाली क्लास में अपन ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके 3 से 4 दिन में अपनी ये पूरी यूनिट यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो द्रव्य का गुण होगा। पहले एक बार बेसिक समझ लेते हैं क्या होता है। तो धातुओं के यांत्रिक गुण वे होते हैं, अभी सबसे पहले अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स आर, धातुओं के यांत्रिक गुण वे गुण होंगे जो यांत्रिक बलों और भार का प्रतिरोध करने की सामग्री की क्षमता से जुड़े हुए। आपको ये डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस इसको समझना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स आर दोज विच आर एसोसिएटेड विद द एबिलिटी ऑफ द मटीरियल, उस पदार्थ की जो योग्यता होगी, जैसे कि प्लेटिनम हो गया, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। तो इनकी जो योग्यता है टू रेजिस्ट मैकेनिकल फोर्सेस एंड लोड, इसके ऊपर जो भी फोर्स लगाया जा रहा है ना, इसके ऊपर जो भी लोड डाला जा रहा है उसको ये क्या कर पाए, सहन कर पाए। ये चीज क्या कहलाती है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं किसी भी धातु को तोड़ पा रही हूँ, तो जो नरम होगी वो इजीली टूट जाएगी, जो बहुत हार्ड होगी उसको टूटने में समय लगेगा। तो कौन सी जल्दी टूट जाएगी और किसको टूटने में समय लगेगा, किस धातु का क्या गुण होता है, ये सारी चीजें मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए कि आप धातुओं के साथ या इन चीजों के साथ क्या क्या कर सकते हो, है ना, अपन को क्या करनी पड़ेगी, उस पदार्थ की या इस प्रकार से 13 प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, तो आप A to Z बर्नौली थ्योरम, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी चीज यहाँ पर देखोगे तो सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो बेसिक से अपन यहाँ पर पूरा स्टार्ट करेंगे। देखो, द्रव्य के सामान्य गुणों में प्रत्यास्थता और विकृति भी शामिल होती है। जैसे कि आपने नॉर्मल पढ़ाई है, डक्टिलिटी, तन्यता यहाँ पर होती है, मैलिबिलिटी यहाँ पर होती है, हार्डनेस होती है, रिजिडिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो उसमें 2 सबसे कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो अभी आपके सिलेबस में मेंशन कर रखी है इन्होंने, प्रत्यास्थता व विकृति। पहला ही टॉपिक यही है, ठोस में प्रत्यास्थता और विकृति का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रत्यास्थता का मतलब होता है किसी पदार्थ पर बल लगाने पर वह विकृत हो जाना। कोई भी पदार्थ है, आपने क्या लगाया, बल लगाया, फोर्स लगाया, वो क्या हो गया, विकृत हो गया। लेकिन बल हटा देने पर क्या हो गया, अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। क्या कहा इसने कि यहाँ पर प्रत्यास्थता का मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ पर बल लगाने पर वह विकृत हो जाता है। जस्ट लाइक कि मेरे पास क्या है, एक रिंग है यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको स्ट्रेच करा,
ठीक है, मैंने इस वस्तु के ऊपर क्या लगाया, बल लगाया, प्रत्यास्थ मैंने इसको किया, तो ये क्या हो गया, विकृत हो गया, इसने अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको चेंज कर दिया। लेकिन मैंने जैसे ही ये अपना बल हटाया, ये क्या हो गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया। तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, इसकी प्रत्यास्थता यहाँ पर कहा जाएगा। समझ गए, प्रत्यास्थता का मतलब कि बल लगाने पर विकृत हो जाना और जैसे ही बल हटाया जाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाना। ठीक है, अब दूसरा देखना कि विकृति का मतलब क्या होता है। ये तो प्रत्यास्थता अपनी हो गई। अब विकृति का मतलब होगा कि किसी पदार्थ पर बल लगाने पर वह अपनी मूल स्थिति से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। जब भी आपने क्या किया, उस वस्तु पर बल लगाया और उसने क्या कर दी, अपनी मूल स्थिति जो थी वो उससे विस्थापित हो गया। जैसे कि कोई भी एक वस्तु थी, किसी भी चीज को आप कंसीडर कर लें, जैसे ये वाटर बॉटल है, मैंने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाकर कंप्रेस कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ ही नहीं पा रहा, ये वापस से जैसा इसका शेप था वैसा हो ही नहीं पा रहा है, तो इसको अपन कहेंगे विकृति। क्या ये चीज यहाँ पर समझ में आई, डिफॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। विकृति मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और प्रत्यास्थता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे कि आपने हाथ में अगर कोई रबड़ कुछ भी पहन रखा है तो आप इसको स्ट्रेच करोगे, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया। लेकिन यही चीज अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन नहीं ले पाती है तो उसको अपन डिफॉर्मेशन यहाँ पर कहते हैं, विकृति यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमारे पास 13 चीजें हैं जो अपन को डिस्कस करनी है। ठीक है, सबसे पहला होता है किसी भी पदार्थ की ताकत, स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, इलास्टिसिटी क्या हो सकती है, प्लास्टिसिटी क्या हो सकती है, डक्टिलिटी होगी, लॉच क्या होगा, मैलिबिलिटी क्या होगी, ब्रिटलनेस, अगर कोई भी पदार्थ भंगुर है उसका मतलब क्या है, स्टिफनेस, आणविकता क्या होती है, कोई भी पदार्थ कैसे कठोर हो सकता है, क्रिपीनेस क्या होती है, फैटिक क्या होता है, रेजिलियंस क्या होता है, टफनेस कठोरता क्या होती है, और वेल्डेबिलिटी क्या होती है। इसमें से 13 में से 9-10 चीजें तो ऐसी है कि जो आप डेली करते हो, है ना, डेली यूज करते हो। 2 से 3 नई चीजें होगी, वो अभी अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखना, सबसे पहली चीज है मेरे सामने स्ट्रेस। सबसे पहली चीज क्या है, स्ट्रेस, है ना। वैसे ही जीवन में बहुत ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस यहाँ पर है। ठीक है, तो पहली चीज देखना, स्ट्रेंथ अपनी हो जाएगी, ताकत यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप ये चीजें 13 ही चीजें अच्छे से समझ जाओगे तो उसके बाद अपन को पढ़ना है स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसका आता है एक पूरा पूरा ग्राफ, ठीक है, जो कि समझने की जरूरत है। तो उसके लिए अपन को पहले ये बेसिक 13 पॉइंट पता होना चाहिए, उसके बाद अपन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ से पढ़िए, सबसे पहली डेफिनेशन को पढ़ो अभी सिर्फ। क्या होता है स्ट्रेंथ, यह वह बिंदु है जब कोई सामग्री टूटने से पहले अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, है ना, कि मैं एक हाथ में रबड़ लेकर बैठी हुई हूँ, मैं उसको खींच रही हूँ। ठीक है, तो एक पोजीशन या एक स्थिति ऐसी आएगी, है ना, कि इसको मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा खींचा तो अब ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ये इसकी क्या है, ये मैक्सिमम इसकी ताकत है। इससे ज़्यादा किया तो अब ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की ताकत क्या होती है, वो मैक्सिमम तनाव, मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर अगर सहन कर पा रही है तो वो उसकी क्या है, स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं कोई पेन हो गया उसको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मैक्सिमम बल जिसको मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया और उसके बाद वो टूट जाएगी, है ना, वो लिमिट क्या हो जाएगी उसकी, स्ट्रेंथ यहाँ पर हो जाएगी, ताकत यहाँ पर हो जाएगी। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई, है ना। यही सारी चीज़ें फिर से आपसे फॉर्मूला में, बेसिक कंसेप्ट में पूछी जाएगी, इसीलिए अच्छे से समझ लो। ठीक है, पहली चीज क्लियर है। अब दूसरी चीज समझते हैं, इलास्टिसिटी क्या होती है। यह वह क्षेत्र है जहां सामग्री अपना मूल आकार वापस पा सकती है जब बाहरी बल हटा लिया जाता है। जैसे ही मैंने इस पर से एक्सटर्नल फोर्स हटाई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, दैट इज इलास्टिसिटी। ठीक है, तीसरा प्लास्टिसिटी क्या होती है। यह वह क्षेत्र है जहां सामग्री अपनी संरचना में स्थायी बदलाव कर सकती है। जैसे कि ये ऊपर का सेकेंड डायग्राम जो आपको दिख रहा है ना, ये तो क्या था, ये स्ट्रेंथ था, ये ताकत था। ये है अपना प्लास्टिसिटी, कि मैंने किसी भी पदार्थ को, मैंने एक प्लास्टिक का कोई भी मोल्ड लिया, उसको मैंने एक निश्चित आकार में डाल दिया, जस्ट लाइक प्लास्टिक के टॉयज आप देख सकते हैं। ठीक है, सामग्री क्या करती है, अपनी संरचना में स्थायी बदलाव कर लेती है। जैसे ये बॉटल बन गई, ठीक है, अब इसने क्या कर लिया, अपना शेप यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी उसकी प्लास्टिसिटी, कि यह वह क्षेत्र है जहां पर सामग्री अपनी संरचना में क्या कर लेती है, स्थायी बदलाव यहाँ पर कर लेती है। जैसे कि अल्फाबेट बना दिए गए, ABCD बना दी गई, है ना, टॉयज यहाँ पर बन गए उस मटेरियल के। ठीक है, परिवर्तन हो गया इसके अंदर। अगला देखना, डक्टिलिटी यहाँ पर क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, वॉइस क्लियर है।
ठीक है। अब देखना डक्टिलिटी क्या होती है, यह वह क्षेत्र है जहां पदार्थ को खींचकर या खींचने से क्या किया जा सकता है, आकार को बदला जा सकता है। ये आप देख सकते हो डक्टिलिटी में क्या हुआ कि हमने किसी भी पदार्थ को खींचकर उसके आकार में क्या कर दिया, परिवर्तन यहाँ पर कर दिया। जैसे मैंने कॉपर धातु को खींचकर उसका क्या कर दिया, इस तरीके से वायर बना दिए, है ना, ये इस तरीके से वायर और ये सारी चीजें बना दी। ठीक है। अब मेलिएबिलिटी का देखना कि कोई भी पदार्थ कितना मेलिएबल यहाँ पर हो सकता है, कितना सॉफ्ट, कितना नरम हो सकता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ पदार्थ को दबाकर या पीटकर आकार दिया जा सकता है। जैसे कि अपन ने लोहे की क्या बना दिए, चद्दर यहाँ पर बना दिए, तो ये लोहे का गुण हो गया, है ना, ये लोहे का क्या हो गया, मेलिएबिलिटी हो गई। ओके, चलो आगे देखना ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, भंगुरता। यह पदार्थ बिना किसी बड़ी विकृति के आसानी से टूट जाएगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे अधातुएं हम लोग बोलते हैं भंगुर होती है, जैसे हमने हल्का सा उसके ऊपर तनाव डाला, प्रेशर डाला, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो बिना किसी बड़ी डिफॉर्मेशन के बहुत इजीली वो टूट जाती है। ठीक है। फिर आ जाता है स्टिफनेस। यह वह गुण होता है जो दर्शाता है कि कोई पदार्थ विकृत होने के लिए कितना कठिन है। मतलब एक लोहे का पदार्थ को मेरे को तोड़ना हुआ तो उसमें कितनी मेहनत लगेगी, कितना बाहर से बल लगाना पड़ेगा। लेकिन वही अगर ये दूसरी चीज नॉर्मल कोई भी चीज होगी तो वो कितनी आसानी से टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका आणविक स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा। ठीक है। तो वो चीज किससे पता चलेगी हमें, स्टिफनेस से, कौन कितना ज्यादा स्टिफ है। हार्डनेस, यह वह गुण होता है जो पदार्थ की सतह पर खरोंच या दबाव को सहन करने की क्षमता को निर्धारित करता है। कौन कितना कठोर है, लोहे को कितना दबाव यहाँ पर डाला जाए कि वो विकृत हो जाए, सिल्वर पर कितना दबाव डाला जाए कि वो विकृत हो जाए, तो इससे पता चल जाएगी हार्डनेस। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ स्थिर बल के संपर्क में आने से सामग्री का आकार क्या हो जाता है, धीरे धीरे बदल जाता है। ठीक है। सामग्री कई समय तक प्रयोग में की जा रही है, अब क्या हो रहा है कि उसका आकार धीरे धीरे यहाँ पर चेंज होने लग गया है। ठीक है। इसको बोला जाता है क्रीपीनेस। फैटिक का मतलब क्या होता है, यह वह बिंदु होता है जहां पर बार बार बल लगाने से सामग्री का टूटना निश्चित है। मतलब आप लगातार क्या कर रहे हो, एक बार बल लगाए नहीं टूटी, दूसरी बार लगाए, तीसरी बार लगाए, ऐसे करते करते आपने कई बार बल लगाए, आखिरकार थक हार कर उस बल को, उस वस्तु को क्या करना पड़ गया, टूटना ही पड़ गया। ठीक है। इसीलिए इसका नाम फैटिग है। ठीक है। अगला देखिएगा रिजिलियंस का मतलब क्या होता है, यह वह क्षेत्र होता है जहां सामग्री ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और क्षति से क्या होती है, बच जाती है। हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में भी रिजिलियंस वर्ड का प्रयोग करते हैं, है ना, कि हम लोग कितने ज़्यादा टफ, कठोर हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट, उसमें भी हम लोग इसी वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अब अगर मैं पदार्थ की बात करूं या फिजिक्स में बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा कि यह वह क्षेत्र होता है जहां पर सामग्री ऊर्जा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और क्षति से क्या कर सकती, बच सकती। मान लो कोई भी पदार्थ है, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने के लिए जो भी बाहर से उसके ऊपर ऊर्जा लगाई जा रही है उसको क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। ठीक है। अगला देखिएगा टफनेस का मतलब क्या होगा, यह वह गुण है जो सामग्री के टूटने से पहले इसने कितनी ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता दिखाई है। रेजिलियंस में क्या हुआ है, क्षमता कौन सी, ऊर्जा को अवशोषित करने की, बट कभी ना कभी तो वो टूटेगा। ठीक है। तो वो उसकी टफनेस होगी कि कितनी लिमिट तक इसने ऊर्जा अवशोषित करी थी कि वो क्या कर पाए, उसको अपने ओरिजिनल शेप में रख पाए। मान लो ये वस्तु है, मैं चाह रही हूँ मैं इसको इतना टेम्परेचर दे रही हूँ कि ये क्या हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो एक लिमिट तक तो ये नहीं हुआ, ये उसका क्या हो गया, रेजिलियंस यहाँ पर हो गया। इन वर्ड्स को आप इंग्लिश में ही याद करना क्योंकि हिंदी में अलग अलग ट्रांसलेशन होता है, इसलिए मीनिंग अलग अलग निकलता है। ठीक है। बाकी एक लिमिट ऐसी हुई कि ये क्या होने लग जाएगा, विकृत होने लग जाएगा, डीफॉर्म होने लग जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, इसकी टफनेस कहा जाएगा। ठीक है। वेल्डेबिलिटी, यह वह गुण होता है जो ये दर्शाता है कि कोई पदार्थ वेल्डिंग के दौरान कितने प्रभावी तरीके से जुड़ सकता है। जैसे वेल्डिंग नॉर्मल समझते ही हैं अपन, है ना, वेल्डिंग करके अपन दो पदार्थों को जोड़ते हैं, तो कितने प्रभावी, कितने इफेक्टिव तरीके से दो पदार्थ आपस में जुड़ सकते हैं, उसको क्या कहा जाएगा, वेल्डिंग कहा जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं ग्राफ, जो अपन स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि अपन को अगर ये 13 प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है तो अपन को स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस ग्राफ भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है। स्ट्रेस मतलब क्या होता है यहाँ पर, है ना, तनाव। ठीक है। और स्ट्रेन मतलब क्या होता है, विकृति। अब आप तनाव को बल कह सकते हो, आप ऊपर से क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, तो एक प्रकार का ये फोर्स हो गया।
ठीक है। विकृति मतलब आकार में परिवर्तन होना। मान लो जो वस्तु 2 सेंटीमीटर की थी, आपने खींच खींच कर उसको कितना कर दिया, 5 सेंटीमीटर का कर दिया। तो बेसिकली ये क्या है, लंबाई में परिवर्तन है। ये क्यों बता रहे, क्योंकि इससे अपन एक फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तनाव फोर्स एक प्रकार का, फोर्स एक प्रकार का बल हो जाएगा, स्ट्रेस कहेंगे। स्ट्रेन क्या हो जाएगी, पदार्थ की आकृति अवस्था में क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना। अब इस कलर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा हुक के नियम के बारे में। ठीक है, चलो एक्स एक्सिस जो है हमारी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि ऊर्ध्वाधर एक्सिस है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है तनाव को, है ना, ये अपना हिंदी में तनाव हो गया। और ये वाली जो वाई एक्सिस, ये वाई है, और ये अपनी एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, विकृति को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब देखना इसमें भी अलग अलग रीजन्स होते हैं। सबसे पहला होता है इलास्टिक रीजन। ठीक है, क्या होता है इलास्टिक रीजन, ये जो आप देख रहे हो डार्क और लाइट ब्लू कलर का, इसको इलास्टिक रीजन या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, लचीला क्षेत्र बोलेंगे। शुरुआत में कोई भी सामग्री लचीला व्यवहार करती है जब तनाव और विकृति का अनुपात सीधा होता है। मतलब यहाँ पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना आप बल लगाओगे या जितना आप तनाव दोगे, उतनी ही वस्तु में क्या उत्पन्न होगी, विकृति उत्पन्न होगी। ठीक है, एक समय तक वस्तु, जैसे अभी वो रबड़ वाला एग्जाम्पल लिया था, एक समय तक आप उस वस्तु को खींच सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो ये जो उसकी लिमिट हो गई कि इसके बाद वो टूट जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, पूरा इलास्टिक रीजन कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है यील्ड पॉइंट। इसको क्या कहा जाएगा, यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट भी आप कह सकते हो। ठीक है, यह वह बिंदु होता है जब सामग्री अस्थायी रूप से रूप बदलने लगती है। जैसे कि मैंने इसको स्ट्रेच किया था, तो पहले तो ये छोटा सा था, लेकिन बार बार आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाने की वजह से क्या हो गया, ये थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये रबड़ ही हो। अभी मैं नॉर्मल अपना मस्कुलर फोर्स लगा रही हूँ, ऐसे कोई बहुत बड़ा फोर्स लगाकर, मशीन के थ्रू दबाकर भी तो हम लोग किसी भी धातु अधातु का क्या कर सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अवस्था क्या मतलब, उसकी प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यील्ड पॉइंट क्या हो गया, यह वह बिंदु है जहाँ पर सामग्री अस्थायी रूप से क्या करने लगेगी, अपने शेप को बदलने लगेगी, अपने रूप में परिवर्तन करने लगेगी। तीसरा जो पॉइंट आ जाता है वो प्लास्टिक रीजन होता है, दैट इज प्लास्टिसिटी रीजन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ सामग्री स्थायी रूप से विकृत हो जाती है और फिर वापस नहीं लौटती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसने क्या कर दिया, अब अपन ने जब बार बार खींचा, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाने के चक्कर में क्या हुआ, इसको मैंने बार बार खींचा, तो अब ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, अब मैं चाहकर भी इसको क्या करूँ, ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकती हूँ। फिर आ जाता है फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, यह वह बिंदु है जब सामग्री क्या होगी, टूट जाएगी। क्या ये चीज़ें समझ में आई, क्योंकि पता है ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, यहाँ पर है, क्योंकि फिजिक्स है तो डेफिनेटली हर चीज़ का इनके पास क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये रबड़ है, मैंने इसको एक समय तक खींचा। ठीक है, मैं खींचती रही, तो एक बार तो ये खींचाया, लेकिन जब इसका यील्ड पॉइंट आ गया कि अब इससे ज़्यादा खींचा ना, तो ये क्या होगा, लंबा होता जाएगा। फिर आप इसको छोड़ोगे तो भी ये इतना ही लंबा रहेगा। फिर आ जाता है प्लास्टिक रीजन। ठीक है, इतना लंबा कर दिया, अब मैं चाहकर भी इसको छोटा नहीं कर सकती, अब ये इतना ही लंबा रहेगा, दैट इज प्लास्टिक रीजन। और मेरे को बहुत इच्छा हो रही कि मैं इसको खींचती रहूं, तो फिर क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। हड्डियां टूटती है, फ्रैक्चर होता है, तो ये क्या होगा, एक समय के बाद ब्रेक हो जाएगा। इसको मैं ब्रेक करके नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। इलास्टिक रीजन, आप उसको खींच सकते हो। यील्ड पॉइंट की इससे ज़्यादा खींचा तो टूटने की संभावना है, और थोड़ा थोड़ा वो स्टेज में अपनी शेप में क्या करने लगेगा, अपने रूप में परिवर्तन करने लगेगा। फिर आ गया प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन में अब तो जा ही नहीं रहा वो उसके ओरिजिनल शेप में। और फ्रैक्चर पॉइंट, और ज़्यादा खींचना है, टूट जाऊंगा। ठीक है, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो देखो इस ग्राफ में कैसे समझोगे आप इसको, इस ग्राफ में देखो एक बार। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला हो गया इलास्टिक रीजन, मतलब आपने उसको खींच खींच कर इसका शेप बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इस जगह तक कि उसके शेप में थोड़ा सा परिवर्तन आने लग जाएगा। यहाँ तक तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस से आ रहा था। अगर वो 5 सेंटीमीटर का था तो है ना, तो वापस से खींचने के बाद भी वो कितना रहा, 5 सेंटीमीटर का। यील्ड पॉइंट ऐसा होगा कि 5 से वो 5.25 5.5 सेंटीमीटर तक का हो गया। और फिर प्लास्टिक रीजन में वो 5 से कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। वो फिर से 5 नहीं हो पाएगा, और 8 सेंटीमीटर फिर लास्ट में जाकर टूट ही गया। ठीक है, चलो यांत्रिकी में प्रत्यास्थता पदार्थों के उस गुण को कहा जाता है
जहां पर उस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृति डिफॉर्मेशन आ जाता है, परंतु बल हटाने पर अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। ये चीज़ अभी आपने पढ़ी थी। इलास्टिसिटी का मतलब ये, इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हो, जैसे अभी आपने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ देखा था, ठीक है। ये ग्राफ आपसे पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस पर कौन होगा, आपका स्ट्रेन हो जाएगा, मतलब विकृति हो जाएगी, और स्ट्रेस कहाँ पर हो जाएगा, आपकी वाई एक्सिस पर हो जाएगा। तनाव कौन सी एक्सिस पर हो जाएगा, वाई एक्सिस पर। ऐसे ही आप अगेन विकृति डिफॉर्मेशन के लिए और प्रतिबल के लिए, इलास्टिसिटी के लिए बना सकते हो, है ना। तो बेसिकली इलास्टिसिटी क्या करती है कि अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है, ठीक है। और यदि बाह्य बल के परिणाम को अपन धीरे धीरे इंक्रीज करें तो विकृति समान रूप से बढ़ती जाती है, साथ ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, उसके अणुओं की आकृति वगैरह में भी चेंज होगा। किंतु किसी पदार्थ पर एक सीमा से अधिक बल लगाया जाए और उस बाह्य बल को हटा लेने के बाद भी मूल अवस्था में नहीं लौट पाता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक लिमिट कहलाती है। ये चीज़ जो अभी आपने पढ़ी वही चीज़ को डिफाइन किया गया है। जैसे कि अभी आपने इस ग्राफ में देखा था ना कि इलास्टिसिटी मतलब आपने खींचा खींचा खींचा, फिर एक समय ऐसा है कि वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, इलास्टिक लिमिट हो जाएगी, ठीक है। आंशिक रूप से स्थायी परिवर्तन लाने वाला, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला न्यूनतम बल ही क्या कहलाता है, इलास्टिक लिमिट कहलाती है। मतलब अभी जो आपके ग्राफ में यहाँ पर था, ठीक है, वो क्या हो गया, अपना यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट हो गया, ठीक है। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर विकृति वस्तु के कार्य करने वाले प्रतिबल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब विकृति जो होगी यहाँ पर, हमारा जो डिफॉर्मेशन होगा वो डायरेक्टली किसके समानुपाती होगा, इलास्टिसिटी के प्रतिबल के समानुपाती होगा। जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी विकृति भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। मतलब कि आप इसको एक समय से, एक लिमिट से ज़्यादा खींच रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, फिर आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। यह एक प्रायोगिक तथ्य है। इसी तथ्य को किस नाम से जाना जाता है, हुक के नियम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। जो अभी अपन ने कहा कि विकृति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी आप करोगे उतनी ज़्यादा विकृति निकल कर आएगी। यही नियम हुक के नियम से जाना जाता है। तो इसका इन्होंने एक फॉर्मूला बता दिया। क्या बता दिया, जो यहाँ पर होगी ई की जो वैल्यू होगी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, वो किसके बराबर हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन के। पहले ऊपर तनाव आ जाएगा जो कि बल होगा, ठीक है, और नीचे स्ट्रेन आ जाएगा जो कि विकृति होगी। अब मैंने आपको बोला था विकृति मतलब लंबाई में या उसके साइज में, उसके रूप में परिवर्तन होना, जिसको रिप्रेजेंट करा जाएगा लंबाई के साथ, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गई, लंबाई, ये क्या हो गया, एक प्रकार का बल हो गया। तो इन शॉर्ट में आपको एफ बोल सकती हूँ। याद फॉर्मूला दूसरा है बट सिर्फ समझने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि ऊपर बल रखना है और नीचे क्या रखनी है, लंबाई रखनी है। अब जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये अलग से भी चीज़ें हैं, अभी तो अपन डायरेक्टली हुक फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं। बाकी स्ट्रेस आपको पता ही है, किसी भी चीज़ में एक प्रकार का बल लगाना, है ना। तो ये किसके बराबर होगा, बल डिवाइड बाय ए, जो कि क्षेत्रफल होगा। जो भी एक वस्तु है जिस पर आप बल लगा रहे हो, जिसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, एफ डिवाइड बाय ए के बराबर होगा, ठीक है। और जो हमारा स्ट्रेन होगा वो लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पर ई क्या हो गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक मतलब मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पर हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, लगने वाला बल। A0 वह मूल क्षेत्रफल जिस पर बल लगाया गया, मतलब वस्तु जो है अभी 10 मीटर स्क्वायर की थी ओरिजिनल, है ना। ओरिजिनल कितने की थी, 10 मीटर स्क्वायर की थी। A0 मतलब ओरिजिनल, उसका क्षेत्रफल कितना है। डेल एल वस्तु की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, ओरिजिनल लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई, 5 था, अभी कितनी हो गई, 15 यहाँ पर हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 10 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे, वो जब न्यूमेरिकल करेंगे तब अपन को समझ में आ जाएगा। अभी बस एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो एफ यहाँ पर है, ये A0 है ना। अब ये डेल एल है, डेल एल यहाँ पर हो जाएगा और ये L0 नीचे है, उलट गुणित करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है FL0 A0 डिवाइड बाय A0 डेल एल। कहाँ से आया ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये स्ट्रेस है पदार्थ का, मतलब बल डिवाइड बाय क्षेत्रफल हो जाएगा और स्ट्रेन डेल एल बाय L0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब आगे टॉपिक पर आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब ये पहला टॉपिक स्ट्रेन, स्ट्रेस, इलास्टिसिटी, डिफॉर्मेशन,
पदार्थ की 13 प्रकृति, इन सब के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, अभी सॉलिड के ऊपर बात हो रही थी, अब बात होगी लिक्विड की, है ना। तरल पदार्थों में दाब, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव और उत्प्लावकता, बोयंसी, विभिन्न भौतिक घटनाएं होती है जो किसी भी द्रव में हम लोग देख सकते हैं, किसी भी लिक्विड में देख सकते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आपस में कनेक्टेड है, ऐसे दो दो तीन तीन टॉपिक के पेयर हैं जो साथ में अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है तरल पदार्थ में दाब क्या होता है, मतलब लिक्विड, ये पानी लिक्विड है, इस पर अपन क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, इस पर अपन प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो तरल पदार्थ में दाब का संबंध तरल के गहरे स्थान पर स्थित कणों के द्वारा ऊपर के कणों पर लगाए गए दबाव से होता है। यह दाब जो है तरल के घनत्व और गहराई पर निर्भर करता है कि पानी मीठा, मतलब समुद्र का पानी है, झील का पानी है, बॉटल में रखा पानी है, किस प्रकार का है, मतलब बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो तरल पदार्थ में दाब जो है किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तरल के गहरे स्थान पर स्थित कणों के द्वारा ऊपर के कणों पर कितना दाब लगाया जा रहा है उस पर निर्भर करेगा। इसी से मतलब अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या कंसेप्ट है। एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, ये जो शायद आपने इन जनरल सुना भी होगा कि मीठे पानी की जो झील होती है उसमें तैरना बहुत मुश्किल होता है बजाय किसके, बड़े समुद्र में तैरने के, ठीक है। तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं वो इसी से कनेक्टेड है। देखो पहला पॉइंट है गहरी स्थितियों में दाब, जब हम तरल में नीचे की ओर जाते हैं तो उस स्थान पर दाब बढ़ता है क्योंकि ऊपर का तरल उस पर क्या करता है, दबाव डालता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, आपके कानों में दर्द होने लगेगा, ठीक है, ये वाली चीज आपने सुनी होगी। तो गहरी स्थितियों में दाब, जब हम तरल में नीचे की ओर जाते हैं, मतलब आप समुद्र में गोताखोरी यहाँ पर कर रहे हो, है ना, स्कूबा डाइविंग आप यहाँ पर कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपके ऊपर दबाव पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला भी तो आपके ऊपर दबाव लगा रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो दाब का सूत्र इस केस में क्या होगा, जब लिक्विड वाले केस में दाब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू रो जी एच यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ पर P क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी हो जाएगी उस लिक्विड की, कि लिक्विड पानी है, शहद है, कैरोसिन है, मीठा पानी है, खारा पानी है, समुद्र का क्या है ना। तो उस तरल का घनत्व हो गया, जी अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर हो गया, जिसकी वैल्यू या तो आप 9.8 रखोगे या फिर आप 10 रखोगे, और एच क्या हो जाएगी, उसकी गहराई हो जाएगी, उसकी डेप्थ हो जाएगी, कि आप पानी में कितना नीचे हो या वस्तु पानी में कितनी हाइट तक डूबी हुई है, ये चीज। तो यहाँ से एक दूसरा फॉर्मूला आपने सीख लिया, P इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, रो जी एच के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट, ग्रेविटी का क्या प्रभाव देखा जा सकता है तरल के ऊपर। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तरल के कणों पर होता है, जैसे कि सॉलिड पर देखा जा सकता है, वो तो आपने सारे देख ही लिए, ठीक है। अभी जो आप नॉर्मल ग्रेविटी वाले क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां से आपका पूरा सॉलिड वाला था, उसमें लिक्विड की बात हमने कहीं से कहीं तक नहीं करी थी, राइट। तो देखो अभी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तरल के कणों पर यहाँ पर पड़ता है, जिसमें वे नीचे की ओर आकर्षित होते हैं। कोई भी वस्तु ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी उस वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर यहाँ पर खींचती है, ठीक है। इसी प्रभाव के कारण हम तरल पदार्थों को एक जगह स्थिर नहीं रख पाते, बल्कि वे जिस भी कंटेनर में जाते हैं उस कंटेनर का आकार यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही तरल पदार्थ में दाब और बहाव जैसी घटनाएं यहाँ पर देखी जा सकती है, ठीक है। ये ग्रेविटी का प्रभाव हो गया। अब अगला पॉइंट देखो, बॉयंसी यहाँ पर क्या होती है, तो उत्प्लावकता वह बिंदु होता है जो तरल के अंदर डूबे हुए वस्तु पर तरल द्वारा लगाया जाता है। उत्प्लावकता वह बल है, ये भी एक बॉयंसी एक प्रकार का फोर्स होता है जो तरल के अंदर, मतलब पानी के अंदर, ये पानी है, इसके अंदर ना कोई वस्तु डूबी हुई है या फिर तैर रही है या हवा में इस तरीके से लटकी हुई है, मतलब पानी के अंदर ही इस तरीके से बीच में लटकी हुई है। 3 पॉसिबल केस हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से 3 पॉसिबल केस होंगे, ठीक है। तो देखो यह बल उस वस्तु को अपनी ओर धकेलता है, एक बार वो पूरा पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। उत्प्लावन बल वह बल होता है जो तरल के अंदर डूबे हुए वस्तु पर, तरल के अंदर ये वस्तु डूबी हुई है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और यह बल वस्तु को क्या करेगा, ऊपर की साइड धक्का देगा, ठीक है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आधारित है। मतलब आप क्या कह रहे हो कि ग्रेविटी क्या करती है, किसी भी वस्तु को नीचे की साइड अपनी ओर खींचती है ना। तो ग्रेविटी इस वस्तु को खींच रही है, लेकिन अगर ये पानी के अंदर है तो पानी के अंदर एक प्रकार का फोर्स होता है जिसको बॉयंसी फोर्स के नाम से जाना जाता है। वो उस वस्तु को क्या करता है, ऊपर उठाने की, ऊपर और धकेलने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल अगर सॉलिड में अपन पढ़ते हैं तो सॉलिड में एक प्रकार का बल लगता है कि कोई भी वस्तु को ग्रेविटी जो है अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन लिक्विड में 2 प्रकार के बल लगते
लेते हैं। एक तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है और एक बॉयंसी फोर्स उसको क्या कर रहा है, ऊपर की साइड धक्का दे रहा है, ठीक है। और ये किस पर आधारित है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर आधारित है, ठीक है। कैसे, इसको अपन समझ लेते हैं। देखो, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी तरल में पूरे तरीके से डूबी हुई है या फिर आंशिक रूप से डूबी हुई है तो उस पर उत्प्लावक बल लगता है जो कि किसके बराबर होगा, उस वस्तु के वजन के बराबर होगा। वस्तु 2 किलो की है तो बॉयंसी फोर्स भी कुछ इस प्रकार से लगेगा, नॉट एग्जैक्टली 2 kg, क्योंकि वो डिपेंड भी करेगा कि जो पदार्थ है या जिस पानी में वो डूबी हुई है उसकी डेंसिटी क्या है, जी की वैल्यू क्या है, इस पर भी तो डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो, इसका फॉर्मूला पढ़ने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट अपन समझ लेते हैं। यहाँ तक समझ में अपन ने बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पढ़ी है, बिल्कुल हम लोग एक एक करके बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला, आर्किमिडीज के सिद्धांत को उत्प्लावन का भौतिक नियम भी कहा जाता है। जहाज बनाने में इसी सिद्धांत का प्रयोग किया गया, नहीं तो आप सोचोगे लोहे का इतना भारी टन का जहाज समुद्र में क्यों नहीं डूब जाता, क्यों, क्योंकि वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जितना बल वो द्रव तरल पर लगाएगा उतना ही उत्प्लावन बल क्या करेगा, ऊपर की साइड लगेगा, जिसकी वजह से वो पानी पर आसानी से तैरता है, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का इस्तेमाल गर्म हवा के गुब्बारों के संचालन में भी किया जाता है ना। गुब्बारों में गर्म हवा भरी जाती है जो हल्की होने के कारण यहाँ पर ऊपर उठ जाती है, उसमें भी सेम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगता है। अब आप बोल रहे हो कि आर्किमिडीज तो आप बोल रहे थे कि जो लिक्विड या तरल होता है उसी के अंदर लगता है, नहीं, ये गैसेस में भी लगता है, ये लिक्विड में भी लगता है, ठीक है। और आर्किमिडीज कौन थे, एक प्रकार के ग्रीक गणितज्ञ थे, ठीक है। अब इस सिद्धांत को यदि समझना है तो एक बार इसका जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं। पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ा आपने इसको, क्या लिखा हुआ है। देखो, जब हम तैराकी करते हैं, हम तैर रहे हैं, ठीक है, तो हम पानी में थोड़ा सा भारीपन महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि तरल पदार्थ उसमें डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है। मतलब जैसे ही आप तैरते हो तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली आप डूब जाओगे, आपको क्या कर रहा है, तरल भी आपके साइड ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा है, जिसके कारण आप क्या कर रहे हो, आसानी से पानी में तैर पाते हो, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है, जो ऊपर की साइड बल लग रहा है, इसको हम लोग थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। और यह विभिन्न ऊंचाइयों पर तरल द्वारा लगाए गए दबाव में अंतर का परिणाम होता है। जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु को, अगर अपन ये कंसीडर करें कि वस्तु अभी पानी के अंदर डूबी हुई है, तरल में गहराई तक डुबोते हैं, तरल पर लगाया जाने वाला दबाव बढ़ता रहता है, लेकिन जो थ्रस्ट है बेसिकली वो है क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। जो चेंज होगा वो क्या बल होगा, जो चेंज होगा वो यहाँ पर इस पर लगने वाला प्रेशर चेंज होगा। कैसे, अभी उसको अपन पूरा फॉर्मूला से समझ लेंगे। बाकी ये लाइन समझ में आ गई, ठीक है। एक बार और चाहे तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हम कंसीडर करें कि वस्तु को यह मानते हुए कि वो पूरे तरीके से पानी में डूबी हुई है, जैसे जैसे वो तरल में गहराई तक अपन उसको डुबोते जाते हैं, तरल द्वारा लगाया जाने वाला दबाव जो होगा वो क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना। लेकिन तरल पर लगाया जाने वाला जो थ्रस्ट है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से समझो, इस वाले से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी द्रव में डूबे हुए पिंड के ऊपर की ओर लगाया जाने वाला उत्प्लावन बल, बॉयंट फोर्स हमेशा नीचे से ऊपर की साइड लगता है और ग्रेविटी उसको नीचे की साइड खींचती है, ठीक है। तो ऊपर की ओर लगाया जाने वाला उत्प्लावन बल, चाहे वो आंशिक रूप से लगाया गया हो या फिर मिडिल में वस्तु है तो थोड़ा कम लगाया गया हो, या फिर पूरी तरीके से लगाया गया हो, तीनों केसेस यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आंशिक रूप से या पूरी तरीके से डूबा हुआ हो, उस द्रव के भार के बराबर हो जाएगा, जिससे पिंड क्या हो रहा है, विस्थापित कर रहा है। ये जैसे ही अंदर जाएगा तो ये पानी का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, तो किसके बराबर होगा, जितनी मात्रा में उसने उस पानी को विस्थापित कर दिया है, ठीक है। एक बार और देख लो, क्योंकि ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। किसी द्रव में डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल, यानी कि जो बॉयंट फोर्स होगा, किसके बराबर होगा, उस पर लगाया जाने वाला उत्प्लावन बल, चाहे वह आंशिक रूप से या पूरी तरीके से डूबा हुआ हो, उस द्रव के भार के बराबर होगा, जिससे पिंड ने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। मान लो इसने इतने पानी को विस्थापित कर दिया तो ये इसके बराबर होगा। साथ ही विस्थापन द्रव्य के द्रव्यमान के केंद्र पर ऊपर की दिशा में कार्य करेगा। जो विस्थापन होगा वो कैसे कार्य करेगा, ऊपर की दिशा में कार्य करेगा, ठीक है। अब इसके एक एप्लीकेशन देख लो। इस थ्रस्ट बल का नाम आर्किमिडीज सिद्धांत पर दिया गया है, ठीक है। किसने करी थी, आर्किमिडीज के द्वारा जो इस बल की खोज यहाँ पर, बॉयंट फोर्स की खोज यहाँ पर करी गई थी कि जब कोई वस्तु आंशिक रूप से या पूरी तरीके से किसी तरल में डूबी होती है तो उसके वजन
में होने वाली कमी स्पष्ट रूप से उसके द्वारा हटाए गए तरल वजन के बराबर होगी। मान लो उसने इतना इतना पानी हटाया है तो इसी के बराबर यहाँ पर उसका बॉयंट फोर्स होगा। इसीलिए ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी द्रव में आंशिक रूप से या फिर पूरे तरीके से, ये आंशिक रूप से डूबा हुआ है, आधा ऊपर और आधा अंदर है, और ये पूरे तरीके से डूबा हुआ है, ठीक है। तो या तो आंशिक रूप से या पूरे तरीके से डूबे हुए पिंड पर ऊपर की तरफ लगाया जाने वाला उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। इसने कितनी मात्रा में पानी विस्थापित किया है उसके भार के बराबर होगा, ठीक है। द्रव यांत्रिकी जो होती है, मैकेनिकल फ्लूइड जो होता है, उसमें इसी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो फाइनली अपन देखने वाले इसका फॉर्मूला, ठीक है। जो बॉयंट फोर्स होगा उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे F, और इसके यहाँ पर आ जाएगा B, जो कि बराबर होगा रो इंटू जी इंटू वी के। रो जी वी के बराबर होगा। रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जैसे कि पानी है तो पानी का घनत्व कितना है, ठीक है। जी क्या हो जाएगा, अपना बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है, वी क्या हो जाएगी, अपनी बोल सकते हैं वॉल्यूम हो जाएगा, अपना आयतन हो जाएगा उस पदार्थ का, ठीक है। सबमर्ज वॉल्यूम, जो पदार्थ हमने यहाँ पर डुबोया हुआ है उसका आयतन हो जाएगा। तो यहाँ से जाकर अपना निकलेगा उत्प्लावन बल, बॉयंट फोर्स, ठीक है। अब एक आधो क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उत्प्लावन बल किस चीज पर निर्भर करता है, तरल पदार्थ के रंग पर, घनत्व पर, गहराई पर, या फिर वजन पर। तो ये डिपेंड करता है तरल पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी के ऊपर, क्योंकि अभी जस्ट आपने फॉर्मूला देखा ही है, रो जी वी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम हो गई, और ये एक्सेलरेशन हो गया, इन तीन चीजों पर निर्भर करता है। अभी ऑप्शन में केवल एक ही चीज थी, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऐसा क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली आप आंसर कर दोगे। एक क्वेश्चन देखना, समुद्री जल में तैरना मीठे पानी की अपेक्षा आसान क्यों हो जाता है, ठीक है। आसान है क्यों, क्योंकि समुद्री जल जो है, समुद्री जल में नदी या मीठे पानी की तुलना में नमक अधिक होगा। समुद्र में क्या है, ज्यादा नमक है, नमक होने की वजह से इसका घनत्व भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ ही इसका जो उत्प्लावन बल है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ताकि एक व्यक्ति आसानी से उसमें तैर पाएगा, है ना। तैरने के लिए कंडीशन क्या होती है, उसका घनत्व भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होगी, और साथ ही उसका उत्प्लावन बल भी ज्यादा होगा। तो आसानी से कोई भी व्यक्ति उसमें तैर सकता है, बजाय किसके, मीठे पानी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई वस्तु पानी में डूबी होती है तो उस पर लगने वाले प्राथमिक बल कितने प्रकार के होते हैं। तो जब कोई वस्तु पानी में डूबी हुई है तो उस पर दो प्रकार के बल लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा आपका बॉयंट फोर्स यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और एक बॉयंट फोर्स, उछाल बल जिसको हिंदी में कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने तरल में डूबी हुई ठोस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का अनुमान लगाया था। उत्प्लावन बल के बारे में बात करने वाले कौन थे, आर्किमिडीज यहाँ पर थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए श्यानता, ये सारे टॉपिक यहाँ पर खत्म होते हैं। अब अगला टॉपिक आ जाता है जो कि द्रव से ही कनेक्टेड है, दैट इज विस्कोसिटी। श्यानता और स्टोक्स का नियम दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसको अपन अगली वाली क्लास में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक बार अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी लेंदी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके साथ ही। एक बार जो भी पढ़ा है उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने प्रत्यास्थता और विकृति को देखा। सबसे पहला जो अपना टॉपिक था वो क्या था, प्रत्यास्थता क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, डीफॉर्मेशन यहाँ पर क्या होता है सॉलिड के अंदर, वो अपन ने देख लिया। फिर उसके बाद तरल में दाब पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत देख लिया, ठीक है। इसी के साथ अपन ने 13 जो टॉपिक्स थे, छोटे छोटे से टॉपिक, वो सारे कवर कर लिए। शाम को अपन इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए। इलास्टिसिटी, किसी भी पदार्थ को खींचने का गुण। विकृति, अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आने की प्रवृत्ति, अपनी मूल स्थिति से बदलने की पोजीशन, मूल स्थिति में बदलाव होना क्या कहलाता है, डीफॉर्मेशन, ठीक है। स्ट्रेंथ, उस पदार्थ की ताकत क्या है, इलास्टिसिटी, कितना फ्लेक्सिबल वो है, प्लास्टिसिटी, अपने ओरिजिनल शेप को नहीं गेन कर पा रहा है, प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी, आसानी से आप उसको पतले पतले तारों वगैरह में ढाल सकते हो। मेलिबिलिटी, आप उसको, मेलिबिलिटी का गुण क्या होता है यहाँ पर, मतलब आप उसको पतली शीट में यहाँ पर कन्वर्ट कर पा रहे हो। ब्रिटलनेस की, जैसे ही बल लगाया और वो टूट गया बहुत ईजिली, दैट इज भंगुरता, ठीक है। ऐसी अपना स्टिफनेस, उसके अणुओं की प्रवृत्ति कैसी है, पास पास है, दूर दूर है, किस प्रकार का है। हार्डनेस, कठोरता, ठीक है। क्रीपिंग हो जाएगा, फैटिक, रिजिलियंस हो गया, टफनेस हो गया, वेल्डेबिलिटी हो गई। तो इस तरीके से क्या हो गए, अपने 13 टॉपिक कंप्लीट हो गए।
ठीक है। फिर अपन ने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ देखा। यहाँ पर अपन ने इलास्टिक रीजन, किसी भी पदार्थ को खींचना, यील्ड पॉइंट के थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो जाना साइज में, प्लास्टिक रीजन की डिफॉर्म ही हो जाना, और फ्रैक्चर पॉइंट के एट द लास्ट टूट जाना, ठीक है। फिर अपन ने विकृति और प्रतिबल का ग्राफ यहाँ पर देख लिया। पॉइंट सारे वही है, इलास्टिसिटी है, यील्ड पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट है, सारे पॉइंट वही होते हैं इसमें भी, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें हो गई। फिर अपन ने ये फॉर्मूला देख लिया, ठीक है, कि ई का वैल्यू जो होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला स्ट्रेन के फॉर्मूले से अपन ने ई की वैल्यू निकाल ली, फिर ठीक है। फिर अपन ने तरल पदार्थ में जो दाब, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव और उत्प्लावकता है उसको डिस्कस किया, ठीक है, जिसमें अपन ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस कर लिया, ओके। और ये उसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, एफ बी इज इक्वल टू रो जी वी यहाँ पर होता है। बेसिक क्वेश्चन बना तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा टफ करना हुआ तो वो दो पदार्थों के घनत्व को कंपैरिजन करके पूछेगा, वो अपन कंप्लीट कर लेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में आप 9, 10 और इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो ये चैप्टर 1 बाय 1 करके आएंगे, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं फिर, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि क्लासेस का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, कोर्सेज भी अवेलेबल है, दोनों ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।